हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद पिंटू भैया में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि जैसे पहले के वीडियोस आपको अच्छा लगा, आप लोग लाइक भी किए, सपोर्ट भी किए, उसी तरह यह वीडियो भी आप लोगों के लिए बेहद वैल्यूएबल साबित होगा। यह जो आज का वीडियो है वर्ण विचार से संबंधित पार्ट 2 है। इसका मतलब एक और इसका वीडियो है वर्ण विचार का पार्ट 1। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चंस मैं ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, परंतु उन क्वेश्चंस का वे ही बढ़िया से जवाब दे पाएंगे जो पार्ट 1 पढ़े होंगे। अतः वैसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं, प्लीज़ आप इसके पहले वाला वीडियो को भी पढ़ लीजिएगा और तब इस वीडियो को देखिएगा, तो पूरा वर्ण विचार बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बतला दे रहे हैं। वर्ण विचार तो पहले ही बताया गया है कि किसी भी हम जो ध्वनि बोलते हैं उसको यदि लिख देंगे तो क्या बन जाता है, वर्ण। जैसे मुंह से क उच्चारण किए तो ध्वनि हुई, और उसी क को यदि हम लोग लिख दिए तो ये क्या बन गया, वर्ण बन गया। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका एक और डिफिनीशन देते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कभी कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वो भी सही है, क को कभी हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। दोनों में से जो परिभाषा आपको आए आप बेहिचक बोल सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग जाने थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़े थे स्वर वर्ण किसे कहते हैं, फिर पढ़े थे स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। फिर इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग स्टडी किए हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। और यह ऐसा टॉपिक है जो स्कूल के एग्जामिनेशन से लेकर हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोगों को समझते चलना है। जैसे क का उच्चारण क्या है, कंठ। अ का उच्चारण क्या है, कंठ। तलाब्य श का उच्चारण क्या है, तालु। व का उच्चारण क्या है, दंत और ओष्ठ। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के आप लोगों को ध्वनियों के उच्चारण स्थान हम बतलाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ध्वनियों के उच्चारण स्थान। देखिए यहां लिखा भी है हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। ओके, क वर्ग में क्या क्या आएंगे, पहले ही बताए हैं कि हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ओके, तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। लेकिन देख रहे हैं आपके यहाँ पर अंग लिखा हुआ नहीं है, तो अंग का उच्चारण नासिका से भी होता है। ओके, अंग का उच्चारण नासिका से भी होता है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ का उच्चारण कंठ से, अ, आ और विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से, और कहीं कहीं ह का भी उच्चारण कहाँ देता है, कंठ से। यदि एग्जाम में आ जाए कि ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, और यदि काकल नहीं दिया है और कंठ दिया है, तो वो ऑप्शन भी आप पिक आउट कर सकते हैं, वो आंसर भी बिल्कुल सही है। ओके, फिर एक और देखिए अंग। मान लीजिए अंग आ गया कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, अगर ऑप्शन में नासिका है तो बिल्कुल सही है। अगर नासिका ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, तब आपको वहां पर भी किसको चूज करना है, कंठ को चूज करना है। हमारी बातें समझ रहे हैं ना। चलिए तालु, तालु में च, छ, ज, झ, ह्रस्वई, दीर्घई, य और तलव्य श। इसको तो आप देखिए इसके नाम में ही आंसर है, इसको हम लोग पढ़ते ही हैं, तलाब्य श। तलाब्य मतलब तालु, ऐसे ही आप इसके उच्चारण के द्वारा ही याद कर सकते हैं। मूर्धा यानी बोलते समय हमारा जीभ जहां जाकर टकराता, ट बोलते समय जीभ जहां पर टक्कर करती है उस जगह को मूर्धा बोलते हैं, और वहां से ट, ठ, ड, ढ उच्चारण होता है, और री, र, स का भी उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। री, र, स का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है दंत, मैंने किसका उच्चारण, दांत से होता है। तो आप त बोलते हैं तो हमारा जीभ दांत में टच करता है, तब जाकर तो हम तब बोल पाते हैं। बिना जीभ को दांत में सटाए हुए त का उच्चारण हो ही नहीं पाता है। तो त, थ, द, ध ये चारों दंत से है, इसके साथ ही ल और स
ये भी दंत से है। इसके उच्चारण में भी देखिए, इसको कहते हैं तलाब्य स, इसको क्या पढ़ते हैं दंत स, और दंत स पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा दंत। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाओ आपसे गलत हो जाए तो मानिए कि अब बेवकूफ साबित हो जाइएगा, क्योंकि इनके तो उच्चारण में ही आंसर है। इसको तलाब्य स, इसको दंत स, और इसको मूर्धन्य स, इसको क्या बोलते हैं मूर्धन्य स। अतः ये तीनों के नाम में आंसर है। ओके, तलाब्य स इट मीन्स तालु, मूर्धन्य स मूर्धा, और दंत स दंत। ओके, आगे बढ़िए। ओष्ठ, ओष्ठ में प फ, तो देखिए हम भी जब उच्चारण करें प फ ब तो हमारा ओठ सट रहा है, यानी जब होठ सटेगा तभी प फ ब भ का उच्चारण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसीलिए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है, यानी प फ ब भ ओष्ठ है। ओके, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इसका भी उच्चारण क्या है ओष्ठ है। अब नासिका से अंग, य, अण, न, म और अन, इस सब का उच्चारण नासिका। तो नासिका ऑप्शन दे तब सही है, ठीक है, और नासिका ऑप्शन न दे तो इसका आंसर क्या होगा अब जानिए। अंग का क्या होगा कंठ, य का क्या होगा तालु, अण का क्या होगा मूर्धा, न का क्या होगा दंत, और म का क्या होगा ओष्ठ। समझ गए ना, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से याद करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंठ और तालु। कुछ ऐसी भी ध्वनियां होती हैं, कुछ ऐसी भी ध्वनियां होती हैं जिनको हम लोग दो दो उच्चारण से हम लोग करते हैं। कहने का अर्थ है कि कंठ और तालु मिलाकर, दो अंगों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं उसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि ए तो आएगा एग्जाम में, देखिए यहाँ पर आपको लिखकर बता दे रहे हैं कि जैसे ए आ गया एग्जाम में, ए का उच्चारण स्थान क्या है। एक ऑप्शन देगा कंठ, एक ऑप्शन देगा तालु, एक ऑप्शन देगा मूर्धा, और एक ऑप्शन देगा कंठ और तालु दोनों। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कंठ और तालु दोनों। ओके, आगे कंठ और ओष्ठ मिलाकर क्या बनता है ओ। फिर दंत और ओष्ठ, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला दंत और ओष्ठ मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो दंत और ओष्ठ मिलकर क्या बनता है वो। जब भी उच्चारण करिएगा ना वो, तो ये दांत जो है होठ में टकराएगा वो। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बेहद ही आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और लास्ट काकल ह, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ भी है, समझ गए। और यदि काकल कहीं दे रखा है, खासकर कॉम्पिटिटिव में तो ऐसे वर्ड जरूर दिए जाते हैं ताकि आप मिसगाइड हो, बशर्ते आपको नहीं होना है। तो काकल, जिसको कंठ से नीचे यहाँ पर काकल बोलते हैं, तो काकल से ह और यहाँ से क, समझ गए ना। लेकिन कहीं कहीं व्याकरणाचार्य लोग ह को भी किसके अंतर्गत रखते हैं कंठ के अंतर्गत रखते हैं। ओके, आशा करते हैं यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट में एक और परिभाषा जानते हैं, वह परिभाषा भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बलाघात या स्वराघात। उसको देखते हैं, तब जाकर आगे बढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर। और आप लोग ऑब्जेक्टिव का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए देखिए अगला क्या है, बलाघात या स्वराघात। इसके नाम में ही आंसर है बलाघात बल, स्वराघात स्वर। दो गो यहाँ पर चीज ध्यान दीजिएगा। तो शब्दों के उच्चारण में अर्थ की स्पष्टता के लिए, यानी कोई भी हम शब्द बोलते हैं उसको, उसके अर्थ को स्पष्ट करना है तो किसी खास अक्षर पर हम विशेष बल देते हैं और उसके अनुसार भाव भी बदलता है, शब्दों का अर्थ भी बदलता है। समझ गए ना। तो शब्दों के उच्चारण में अर्थ की स्पष्टता के लिए अक्षरों पर जो बल या जोर दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं या स्वराघात कहते हैं। समझ गए ना, नाम में ही आंसर है बलाघात। यानी किसी भी शब्द को स्पष्ट बनाने के लिए किसी अक्षर पर जो प्रेशर दिया जाता है, जो बल दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बलाघात या स्वराघात। आइए हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे सालन, तो जब हम बोलते हैं सालन तो लन की अपेक्षा सा पे ज्यादा बल दे रहे हैं, अतः सा पर क्या है बलाघात है। मसाला, तो मौला की अपेक्षा सा पे ज्यादा बल दे रहे हैं, मसाला, तो सा क्या है बलाघात है। पत्थर,
तथा संयुक्त है और तथा पे हम ज्यादा बल दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, बलाघात या स्वराघात है। और आज्ञा, आ की अपेक्षा ज्ञा पे ज्यादा बल दे रहे हैं, अतः यह ज्ञा भी क्या है, बलाघात। याद रहेगा ना। यदि ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, एक लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, छोटे भाई बहन या भैया दीदी के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि यह हिंदी व्याकरण सबके लिए उपयोगी है, हर चीज़ के लिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें या किसी खास वर्ग में आप पढ़ रहे हो, सबके लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। लेकिन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के पहले आप लोगों को इसका पार्ट 1 भी देखना जरूरी है, अन्यथा बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगा। और जो देख लिए हैं, पार्ट 2 आज देख रहे हैं, उन लोगों को बेहद ही बढ़िया तरीके से यह वीडियो समझ में आएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोग भी जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाइएगा, मैं सभी आंसर को देखूंगा, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम उसको डील भी किया जाएगा। ओके, चलिए, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, ये तो स्टार्टिंग से ही हम बताते आ रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ध्वनि, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्वनियों का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब चलते हैं ये ऑप्शन पर भी विचार कर लिया जाए। कोई कोई होता है केवल ए बी सी ऑप्शन याद करता है। बाबू, अगर हमनी के खाली ऑप्शन याद करे कि एकर ए हो एकर बी हो, तब पूरा ज्यादा नॉलेज ना हो, और अब ज्यादा नॉलेज नहीं होगा तो हर जगह कंपटीशन में आप कंफ्यूज रहिएगा, हयो हो सकेला हवो हो सकेला, लेकिन तर्क के आधार पर यदि आप याद करिएगा तो कभी आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, शब्द क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम शब्द के बारे में क्या जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, तो वर्णों का पूछा नहीं है। फिर यहाँ देखिए वाक्य, तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, तो शब्दों के बारे में तो पूछा नहीं है, अतः ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, तो इसीलिए आपका सुटेबल आंसर क्या होगा, वर्ण होगा। तो ऐसे ही हर एक ऑप्शन को क्लियर करते हुए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण। शब्द इसका आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफिनीशन है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। जैसे एक उदाहरण देकर प्रूफ करें, एक क, एक म और एक ल, ये 3 गो वर्ण हुए। ये तीनों वर्ण से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, कुछ सार्थक भी होगा और कुछ निरर्थक। चलिए हम तीनों को जोड़कर बना रहे हैं, तो कमल भी बन सकता है, यही तीनों के मेल से कलम भी बन सकता है, यही तीनों के मेल से मलक भी बन सकता है, यही तीनों के मेल से लमक भी बन सकता है। लेकिन क्या मलक और लमक का कोई अर्थ होता है, नहीं होता है, मतलब ये क्या है, निरर्थक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तब तो वर्णों का मेल यहाँ भी हुआ है, यही तीनों वर्ण का मेल हुआ है, तब तो ये शब्द होना चाहिए, लेकिन ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई हिंदी में अर्थ नहीं है। और हिंदी भाषा में ये माना गया है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो वो निरर्थक होते हैं और उनका हिंदी में कोई स्थान भी नहीं होता है। अतः इसीलिए जब भी शब्द का आप डिफिनीशन दीजिए तो एक बात पर गौर करिएगा, वर्णों के मेल को नहीं बल्कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए शब्द ऑप्शन गलत है। फिर वाक्य, तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। अभी मैं आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं, विभिन्न शब्दों को कनेक्ट कर रहा हूं तब जाकर बोल रहा हूं, इसीलिए आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। यदि मैं शब्द को सजाए बिना आपसे बोलूं तो आप लोग मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, वर्ण। ओके, चलिए हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब हमारा पहला वीडियो देखिएगा तब। तो यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं तो प्लीज आप इसके पहले वर्ण विचार का पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया गया है। ये तो मात्र ऑब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको ढंग से समझाने का। तो पहले तो हम लोग जानते हैं हिंदी में स्वर कितने हैं, तो कितने स्वर हैं, 11, और 11 स्वर को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। उसी में से एक का नाम है ह्रस्व स्वर।
उसी में से एक का नाम क्या है, ह्रस्व स्वर। ओके, अब जानिए कि ह्रस्व स्वर क्या है। तो 3 गो में एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ह्रस्व स्वर पूछा है। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। तो बस हम 4 बता देंगे तो नहीं ना, आप क्लियरली समझिएगा। अब आपके मन में तो ये भी आ रहा होगा कि ठीक है सर 4 तो हुआ, बट तो चारों कौन कौन से हैं ये तो क्लियर करना है। तो आइए मैं वो भी समझा देता हूं। अ ह्रस्व स्वर है, इसके तो नाम में ही आंसर है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, ह्रस्व ई। अगला इसको भी आप क्या पढ़ते हैं, ह्रस्व उ, तो इसके भी नाम में आंसर है। और एक क्या होता है, री। अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ री, यही चारों क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। इसीलिए इसका सुटेबल आंसर क्या होगा, बी होगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, ग का उच्चारण स्थान क्या है। अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले आप लोगों को उच्चारण स्थान बताया गया, क वर्ग कंठ। तो क वर्ग में ही ना ग आता है, क ख ग, तो ग क वर्ग में आता है, अतः इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। आइए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये सब ऑप्शन गलत क्यों हैं। तो तालु, तो च वर्ग तालु होता है, च छ ज झ तालु में आता है। मूर्धा, ट वर्ग मूर्धा होता है, ट ठ ड ढ मूर्धा में आता है। और ओष्ठ, प वर्ग ओष्ठ होता है, प फ ब भ, तो सब तो दिया नहीं है, आपको क्या दिया है, ग, अतः इसका सुटेबल आंसर क्या होगा, कंठ होगा। ओके, चलिए यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सेशन को शेयर भी जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे बढ़कर एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। ओके, और वो भी एक्सपीरियंस्ड टीचर के द्वारा। चलिए अगला, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो पहले बाबू ये समझो कि अंतस्थ वर्ण कहते किसे हैं या ये आते किसके अंतर्गत हैं। तो आप लोग व्यंजन वर्ण का नाम सुने होंगे। व्यंजन वर्ण हिंदी में 33 होते हैं। उन 33 को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें से एक का नाम है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा का नाम है अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा का नाम है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या सबसे ज्यादा है, 25 है। क से लेकर म तक आप काउंट करिएगा, 25 होगा। तो 33 में से 25 घटा 8, तो 8 में 4 गो होता है अंतस्थ और 4 गो होता है ऊष्म। वो भी लाइने से याद कर लीजिएगा। य र ल व अंतस्थ, तलाभ्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये कहलाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, क्योंकि इसके उच्चारण में अंदर से उष्मा निकलती है। श उष्मा निकलती है, ह में तो सबसे ज्यादा उष्मा निकलती है। यू कैन ट्राई ऑल्सो, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। यदि गौर से मेरी बात को सुने होंगे तो पक्का बता दीजिएगा। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन ये भी समझ जाइए कि वे चारों कौन कौन से हैं, तब डिटेल से नॉलेज होगा। तो ये 4 होती हैं, कौन कौन, य र ल व, यही 4 गो हिंदी में क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको। आगे 5वां, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। अभी बताए, री र स, 3 गो चीज बोले हैं आप लोगों को, री र स। एक और ट्रिक समझिए इसका, अगर र और री आपको नहीं याद हो लेकिन स याद हो, इसके थ्रू भी आप जान सकते हैं। इसको कौन सा स पढ़ते हैं, मूर्धन्य स। क्या पढ़ते हैं, मूर्धन्य स, मतलब मूर्धा। तो जब स हो गया मूर्धन्य स यानी मूर्धा, तो री और र भी क्या होगा, मूर्धा। ऐसे याद करिएगा। तो री तथा र का उच्चारण क्या होता है, मूर्धा होता है। कंठ में तो क ख ग घ अ आ, फिर विसर्ग ये सब आते हैं, समझ गए। फिर तालु वगैरह में तो च छ ज झ आता है, दंतोष्ठ में तो आपका व आता है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, मूर्धा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, व का उच्चारण स्थान क्या है। अभी बोले, अभी 5वां सवाल बोले तो आपको बोले कि व, जब भी व पढ़ते हैं तो हमारा दांत हमारे होठ से टक्कर खाता है, यानी व के उच्चारण में दंत का भी प्रयोग होता है और ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ दंत लिखा है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा उतावला रहते हैं एग्जाम में, दंत देखे कि एकदम ताके उसको पेंट कर देते हैं कि हाँ एक आंसर होगा, बट वो गलत है। आगे और ध्यान दो। तो दंत ठीक है, ओष्ठ भी ठीक है, लेकिन यहां लिखा है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ का अर्थ क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ, दंत और ओष्ठ
ओष्ठ मिलाकर क्या बनता है? दंतोष्ठ। तो इसीलिए व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। ओके, आगे। व्यंजन वर्ण के कितने भेद है? अभी ने बताए। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। और व्यंजन वर्ण के भी कितने भेद होते हैं? 3। और सबसे फायदा इस बात का है कि दोनों के 3-3 भेद है, इसीलिए आपको कभी याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्वर के भी 3 और व्यंजन के भी 3। ओके, तो चलिए, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ओके, कौन कौन से भेद होते हैं इसको भी थोड़ा डिटेल से समझ लिया जाए। ये नहीं कि बस ऑप्शन 3 याद कर लिए और काम आपका हो गया, बट काम हुआ नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम में जरूर कंफ्यूज होइएगा, एकदम गहन अध्ययन करना है। ओके, 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, एक होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और एक होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। समझ गए? अब चलिए, कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कुल कितने होते हैं बच्चों? 33। अब 33 में ये कितना हो जाएगा? 25। और आप जानते हैं क से म तक, और ये अंतस्थ कितना होगा? 4। और ये भी कितना होगा? 4। समझ गए ना? दोनों कितना कितना होगा? 4 होगा। चलिए, अब ये 4 कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है? य, र, ल, व। और ये क्या होता है? तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, और क्या होता है? ह। चलिए, पूरा डिटेल से आपको एकदम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके ही सामने रख दिया गया है। अब कोई भी इस पर से क्वेश्चन आए तो कभी आप लोगों को गलत नहीं होगा। ओके, तो चलिए, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। और कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। ओके, चलिए आगे। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ये अभी तो आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, यदि देख रहे हैं तो प्लीज इसका आंसर आप खुद दीजिए। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? चलिए, तो इसका आंसर कितनी? 25। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25। क से म तक आप काउंट करिए, खुद ही आपको पता चलेगा कि कितनी होती है? 25 होती है। ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9। श कौन सा व्यंजन वर्ण है? वाह, क्या बढ़िया सवाल है। ये इसको भी हम आपको दिखा देते हैं, अभी मीठा थोड़ी ना होगा। देखिए, इधर से आप देखिए बाबू, यहाँ पर आपको श दिखाई दे रहा है, तो श कौन सा व्यंजन वर्ण है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तब तो आप यहाँ पर जवाब दे दीजिएगा ना, श कौन सा व्यंजन वर्ण है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्योंकि स्पर्श में क्या क्या आता है? क से म तक, और क से म में श नहीं आता है। अंतस्थ में क्या आता है? य, र, ल, व। जबकि आपसे तो पूछा है श, तो चाहे तालाब श दे, और याद रखिएगा इस ऊष्म में और भी आते हैं, खाली श ही नहीं याद रखना है। तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये चारों, अगर चारों में से कोई भी दे और पूछे कौन सा व्यंजन है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऊष्म व्यंजन वर्ण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। यह कौन सा व्यंजन वर्ण है? तो अभी आप देखे ना, देखिए फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। यह कौन सा व्यंजन वर्ण? अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। ओके, तो चलिए, इसका जवाब यह कौन सा व्यंजन वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। क्योंकि स्पर्श में तो 25 गो होता है, क से म तक। उसमें में तो होता है तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। और अंतस्थ में भी 4 होते हैं, ये भी आप लोग को मालूम भी है। कौन कौन होते हैं? एक होता है य, फिर र, ल, और व। यही 4 होते हैं। तो य पूछा है तो अंतस्थ है, र भी पूछेगा अंतस्थ है, ल पूछेगा वो भी अंतस्थ है, और व पूछेगा वो भी अंतस्थ है। बढ़िया समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो मुझे तब पता चलेगा जब आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा तब। तो प्लीज़ आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके लाइक का भी, और कितना आप शेयर करते हैं उसका भी इंतज़ार रहेगा। ओके, आगे। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल कितनी संख्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। हिंदी में स्वर वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? 11। कौन कौन? अ से लेकर औ तक आप काउंट करिएगा। अ, आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। इतना क्या होता है? स्वर वर्ण। अब कहेगा भैया अन अह कहाँ गया? देखिए, इसमें कुछ 13 भी ऑप्शन दिया होगा, बट 13 गलत है। लेकिन कोई बच्चा अन अह को भी काउंट कर लेता तो 13 कहेगा ही, बट 13 गलत है। अन अह को अयुवाह कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है डिटेल से, सो प्लीज आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर एक है अन और एक आता है अह।
अन और एक आता है अ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। समझ गए बच्चों, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अयोग वाह। ओके, ये स्वर वर्ण में इनकी गिनती नहीं होती है, इसीलिए एक्चुअल में हिंदी में स्वर वर्णों की कुल कितनी संख्या है, 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या है, तो कितनी है, 33 है ना। क से म तक 25, फिर य र ल व तलाब्य मूर्धन्य स दंत स ह 25 और 8 कितना हो गया, 33। ओके, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 33। और वो 33 कौन कौन सी होती है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं क से ह तक। अब काउंट कर लो बाबू, आपको खुद 33 दिखाई देगा। अब यहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया छ त्र ज्ञ कहाँ गया, तो छ त्र ज्ञ यहाँ लिख दे रहे हैं। ओके, छ, फिर एक क्या होता है त्र, फिर ज्ञ, छ त्र ज्ञ, और एक होता है स्र। ये चारों को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं और वो नाम होता है संयुक्त व्यंजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, याद रहेगा ना। लेकिन वो तो पूछा है व्यंजन वर्ण, तो क्यों हम उसको काउंट करें, नहीं ना करेंगे। इसीलिए हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, 33। स्वर वर्णों की संख्या 11, कुल वर्णों की संख्या 52। चलिए वो भी आएगा ही। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 52 है। कैसे 52 है, चलिए वहां पर हम आप लोगों से ही काउंट कराकर प्रूफ कर दे रहे हैं कि आखिर वो 52 कैसे हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू सब लोग, यहाँ पर एक है स्वर। ओके, तो चलिए स्वर वर्णों की कुल कितनी संख्या है, 11। उसके बाद क्या आता है, व्यंजन। व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या है, 33। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। तो यहां पर देख ही रहे हैं इनकी संख्या कितनी है, 4। फिर एगो आप लोग को बताए हैं अयोग वाह, इसमें क्या आता है, अन अह, तो इसकी संख्या कितनी है, 2। और लास्ट एगो हो गया तल वाला बिंदु। एक होता है तल वाला बिंदु, इसकी भी संख्या कितनी है, 2। ओके, इसमें आता है अढ़, ये वाला आता है अढ़, और एक आता है अढ़, यही दो आता है तल वाला बिंदु। अब काउंट करो, 11 और 33 44, और 4 48, 48 2 50, और 2 मिलाकर 52। यानी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 52। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 44 भी दिया है, 33 भी दिया है, और दुगौरी बढ़ा के 54 भी दे दिया है, उलाइल कल। लेकिन ये सब क्या है, गलत है। आपका सही जवाब क्या होगा, 52। ओके, चलिए अयोग वाह कितने होते हैं, अभी बताए ना, अयोग वाह कितने होते, देख लो अयोग वाह कितने होते हैं, 2। चलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 2। लेकिन वे अयोग वाह कौन कौन से हैं, तो एक होता है अन और एक होता है अह। ये दोनों को क्या कहा जाता है, अयोग वाह। क्या कहा जाता है, अयोग वाह। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 2। चलिए आगे 15, 6 कौन सा व्यंजन वर्ण है, अभी ना बोले, 4 गो होता है। एक होता है छ, एक होता है त्र, फिर ज्ञ और स्र। इनमें से कोई भी आ जाए, समझ गए, इनमें से कोई भी आ जाएगा तो एक ही नाम पड़ेगा। ये सबको एक साथ हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, संयुक्ताक्षर। ये क्या है, संयुक्ताक्षर, या इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है संयुक्त व्यंजन। वो क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो ये क्या पूछ रहा है, 6 कौन सा व्यंजन वर्ण है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। कौन सा व्यंजन वर्ण है बच्चों, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ओके, इसका आंसर होगा डी नंबर। और यही नहीं, इस चारों में से कोई देकर पूछ दे, देखिए हम ये मात्र आपको 25 क्वेश्चन बतलाएंगे, लेकिन अब ध्यान से पढ़िएगा, तो ये 25 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन का मजा देगा। क्योंकि देख रहे हैं ना, मान लो हम 6 पढ़ा दिए तो इतना ही तक थोड़ी ना आपको सीमित रखे हैं। अब त्र भी पूछेगा तो यही जवाब होगा, ज्ञ भी पूछेगा तो यही जवाब होगा, और स्र भी पूछेगा तो यही जवाब होगा। तो एक क्वेश्चन पढ़े, 4 क्वेश्चन आपको याद हो गया। ओके, आगे
हरस्व उ कौन सा व्यंजन वर्ण है? चलिए तो ये ध्यान दीजिए, हरस्व उ तो व्यंजन वर्ण तो बाबू होगा नहीं क्योंकि उ है। स्वर वर्ण होगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी नहीं होगा क्योंकि ये तो ये वाला है, छत्र ज्ञ है। और दीर्घ स्वर्ग नहीं होगा। चलिए दीर्घ स्वर में क्या आता है? ये आता है, दीर्घ उ आता है, फिर दीर्घ ई आता है, फिर आ आता है, ये तीनों आते हैं दीर्घ स्वर में। लेकिन उ क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण में कौन सा स्वर वर्ण है? ह्रस्व स्वर वर्ण है। इतना डीपली नॉलेज होना चाहिए, समझ गए ना? ओछा नॉलेज नहीं रखना है। ओके, तो उ कैसा वर्ण है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में कौन सा स्वर वर्ण है? ह्रस्व स्वर वर्ण है, क्योंकि स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? 3। चलिए आगे, निम्न में से एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? वाओ, दिस इज वेरी फैबुलस क्वेश्चन। निम्न में एक मात्रिक स्वर, तो देखिए ह्रस्व स्वर को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है? एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? एक मात्रिक स्वर। अब तो आराम से चुन सकते हैं। ओ ये भी है, ई ये भी है, उ ये भी है, अतः इसका सही जवाब क्या होगा? डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये तीनों का तीनों किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। इसके बारे में भी व्याख्या हो गई है, पीछे के वीडियोस आप देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहीं ये भी बतला दिए हैं कि ये 3 होते हैं। समझ गए? और देखिए आ गया ना यहाँ पे ह्रस्व स्वर, अ ह्रस्व ई ह्रस्व उ और ई क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। तो हर बात की यहाँ व्याख्या मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। आप लोगों को कोई भी चीज को रटना नहीं है, बशर्ते ध्यान देना है। तो अ ई उ तीनों का तीनों सही है, अतः इसका आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है? आ ई अ उ। तो क्या होता है? अ। अब व्यंजन वर्ण पढ़ो ना, क से ह तक। क में क्या है? अ। अब आ जाएगा, का नहीं आएगा। क ख ग ह प य व ह। हम जितना बोल लें सब में केवल एक ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, और वो ध्वनि क्या है? अ। अगला, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ, तो ओठ से बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्योंकि दंत में तो तथ दध आता है, तालु में, यहां पर मूर्धा में टठ डढ़ आता है। समझ गए ना? और चौछ जझ किस में आता है? तालु में। तो दंत में तथ दध, तालु में चछ जझ, मूर्धा में टठ डढ़, और ओष्ठ में पफ बभ, तो इसीलिए ओष्ठ का क्या होगा? प। चलिए आगे, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो अभी न बोले भाई कि ट ठ ड ढ क्या कहलाता है? मूर्धा। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? मूर्धा। और ये तालु वगैरह सब क्या है? गलत है। ये ओष्ठ में तो पफ बभ, तालु में चछ जझ, दंत में तथ दध, और ट होता है मूर्धा, ट ठ मूर्धा। ओके आगे, क्वेश्चन नंबर 21। व्यंजनों के अंत में हलंत लग जाने पर उसका मान क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये संस्कृत में भी पढ़ाया जाता है कि जब भी किसी व्यंजन में हम हलंत लगा देंगे, हलंत समझते हैं ना, जैसे अ लिख कर उसके नीचे ऐसे दे दिए, तो ये आधा होता है इसका वैल्यू। जब किसी व्यंजन में हलंत लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? आधा। तो इसका सही जवाब होगा ए। दीर्घ ई कौन सा वर्ण है? वाह, इसका तो हम पढ़ रहे हैं तो खुद ही आप चल रहा है कि इसको हम क्या पढ़े अभी? दीर्घ ई तो ह्रस्व तो होगा नहीं, अंतस्थ में तो यर लवा आता है, उष्म में तो तलाब्य श मूर्धन्य श दंत स ह आता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? दीर्घ। तो ये सब आंसर क्यों कट रहा है इसके भी बारे में जानिएगा, क्योंकि अंतस्थ में यर लव, उष्म में तलाब्य श मूर्धन्य स दंत स ह, और ह्रस्व में क्या आता है? अ ह्रस्व ई ह्रस्व री, इसीलिए दीर्घ ई क्या होगा? दीर्घ स्वर। आगे, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जहां से क वहीं से अ, इसका प्रूफ भी दे देंगे। ऐसे फिलहाल समझिए कंठ होगा, इसका क्या होगा? कंठ। आइए इसके बारे में हम बता देते हैं कैसे कंठ होगा। ओके देखिए, अ यहाँ देख रहे हैं ना, अ आ ये सब किसके द्वारा बोले जाते हैं? कंठ के द्वारा बोले जाते हैं, तो इसीलिए अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो चलिए पहले तो जानिए कि कंठ से किसका किसका होता है, तब ना। तो क ख ग घ, अंग भी, अ आ विसर्ग, प इसका तो ओष्ठ से होगा, दंत स इसका तो दंत से होगा, ज इसका तो तालु से होगा, होगा ना, और इसका किसके होगा? ओष्ठ से होगा। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ख।
क ख। ओके, चलिए और लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसको क्या पढ़ते हैं? तलाब्य श। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? तलाब्य श। और तलाब्य में क्या छिपा हुआ है? तालु। अतः श का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। या एक दंतालु भी दिया है, तो दंत और तालु का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है? तालु का होता है। ओके, तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो बेहद अच्छी बात है, मेरे लिए भी आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार करिएगा एक नए वीडियो का, और उसमें शब्द विचार पर फोकस किया जाएगा। वर्ण विचार, ध्वनि विचार भी हो गया, वर्ण विचार की भी पढ़ाई हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शब्द विचार के साथ। शब्द क्या है, शब्द के कितने भेद हैं, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, विभिन्न तरह के क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।